दोस्तों नमस्कार। ये सही है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता इस देश में हर चुनाव को जीतना है और उस चुनाव को जीतने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का भाषण अक्सर वोटरों को जिस तरीके से लुभाता है, शायद बीते 10 बरस में अब 2014 का भी वोटर सोचने को मजबूर होगा कि उस दौर में जो कहा गया, अगर उसे उसी वक्त ना मानते तो शायद सही होता। क्योंकि बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के वोटरों के सामने कहां पर निकलकर चल पड़े, आज उसके जरिए शायद आप उस मानसिकता को समझ सकते हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए देश के प्रधानमंत्री का रास्ता राजनीतिक तौर पर किस दिशा में जा चुका है। जबकि हकीकत तो यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री को इस देश को चलाने के लिए वहां की इकोनॉमी को पटरी पर लाना ही होगा, अन्यथा इस देश में अलग अलग समुदायों के भीतर या फिर असमानता का पैमाना अगर बढ़ता चला गया तो लोगों के भीतर जो आक्रोश उभर कर आएगा वो शायद भारत की पूरी राजनीति को ही लील लेगा, यानी उस राजनीति को खत्म कर डालेगा जिस राजनीति के आश्रय सत्ता तक पहुंचने के लिए वोटरों की भावनाओं के साथ, वोटरों के सामने झूठे वादों के साथ, वोटरों के सामने सिर्फ अपनी उस इकोनॉमी को बताने का जिक्र होता है जिसका और छोर कुछ होता ही नहीं है। शायद यही वजह है कि इस बार बजट के बाद भी शेयर बाजार में कोई हलचल हुई नहीं। यहां तक कि आज भी जब शेयर बाजार खुला तो विदेशी निवेशकों ने तकरीबन 1300 करोड़ से ज्यादा निकाल लिया और घरेलू तौर पर जो पैसा लगाते हैं उनके पास पैसा बच नहीं पा रहा है। इस देश के भीतर में महंगाई का आलम या फिर ईएमआई चुकाने की परिस्थिति, आरबीआई के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। और शायद इस देश के भीतर में पहली बार पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने जब यह कहा कि इस देश में रोजगार पैदा कर पाना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा पाना, उसके लिए जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम था वो सही था, लेकिन आप उसमें फेल हो गए। और उसके बाद दुनिया के सामने मौजूदा वक्त में जो चुनौती अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाली है, उस चुनौती को लेकर अगर यह देश नहीं संभला तो फिर हालात कितने बुरे होंगे इसकी तस्वीर शायद इसलिए समझी जा सकती है क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री जब 12 लाख की कमाई के मद्देनजर टैक्स फ्री का जिक्र करते हैं तो वह उसी उड़ान पर सफर करने लग जाते हैं और बताने लगे अगर कि दरअसल इस दौर में अगर हमने टैक्स फ्री कर दिया है तो आप नेहरू का काल हो, इंदिरा गांधी का काल हो, मनमोहन सिंह का काल हो, इन तमाम दौर में भी आपको इतनी राहत मिलती नहीं। और बात होते होते अगर यहां तक चली जाए कि मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था और मौजूदा वक्त में टैक्स पेयर की स्थिति इस देश की आजादी के बाद तमाम प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे बेहतरीन है, तो शायद यह वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया जाता तो छुप जाता। लेकिन यह बात तो दिल्ली के वोटरों के सामने कही गई, वह भी आरके पुरम जैसी जगह पर जहां पर पढ़े लिखे तबके की जमात है और यो भी दिल्ली के भीतर देश के दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा पढ़े लिखे वोटर तो हैं ही संख्या के लिहाज से, प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है संख्या के लिहाज से। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर आप 3 परिस्थिति को चुन लीजिए, क्या इस देश में सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर जिस रास्ते चल पड़ी है, अब सिवाय अंधेरी गुफा में जाने के अलावे कुछ भी उसके पास बच नहीं पा रहा है। उस अंधेरी गुफा को उजाला बताने के लिए इस देश की पॉलिटिकल मीटिंग और पॉलिटिकल रैलियों में प्रधानमंत्री उसी तर्ज पर बात कर रहे हैं जिससे लोग अंधेरे को नहीं बल्कि अंधेरे में उजाला देखने लग जाएं। और इन दोनों परिस्थितियों को सही बताने के लिए जो गवर्नेंस की बॉडी है वो आर्थिक अपराध रोकने वाली ही क्यों ना हो और इस देश की इकोनॉमी को संभालने वाली ही क्यों ना हो, दोनों सिर्फ और सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों के भीतर खो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों से रूठ ना जाएं।
नाराज ना हो जाएं, क्योंकि लाल दीवारों के भीतर रायसीना हिल्स पर कोई भी सत्ता अब ना सुनना नहीं चाहती है। शायद इसीलिए आज हमें लगता है बात की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के उस अमूल्य शब्दों के आश्रय करनी चाहिए जिसका अपना एक हिसाब किताब है, और उस हिसाब किताब को अगर हम आपको बताएं तो उससे पहले प्रधानमंत्री के भाषण के इन अमूल्य शब्दों को आप सुन लीजिए। जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका कुछ भी कहना क्या दिल्ली के वोटर एक्सेप्ट करेंगे या यह देश उस पर अपनी सहमति की मुहर लगाएगा? खास तौर से तब जब इस देश में डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक तौर पर गिर चुका है और 87 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। हम इस डॉलर पे आए उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा, जरा उसके हिसाब किताब को बहुत बारीकी से समझ लीजिए। रुपए की कीमत सोने के मूल्य से तय होती है, और आज की तारीख में हालांकि बाजार में 82-83 हजार रुपए प्रति तोला सोना है, यानी 10 ग्राम सोना है, लेकिन आप राउंड फिगर में लीजिए 80 हजार रुपए प्रति तोला सोना बिक रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने कहा कि नेहरू के काल में अगर 12 लाख रुपए कमा रही होते कोई भी व्यक्ति तो उन्हें 1/4 टैक्स देना पड़ता। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि 12 लाख रुपए की सालाना कमाई अगर इसको 1960 में ले जाएं, 50 में नहीं 1960 में हम ले जा रहे हैं, उस वक्त सोने का मूल्य 111 रुपए प्रति तोला था। आज ये 80 हजार है, और जिक्र हो रहा है 12 लाख रुपए प्रति साल कमाने का। ये अगर सोने के मूल्य से आप जोड़ेंगे तो इसका मूल्य उस दौर में, इस 12 लाख रुपए का मूल्य 86,64,865 यानी 86,48,64,865 रुपए हो जाएगा। अब आप कल्पना कर रहे होंगे कि दरअसल अगर 86 करोड़ की कमाई उस दौर में प्रति वर्ष हो रही है तो नेहरू सरकार की जो वसूली होगी वो तकरीबन 21 या 22 करोड़ की होगी। संभव आपको लग रहा है? दिल्ली का वोटर समझ रहा है? इस 12 लाख से तुलना की गई है। आप कहेंगे बहुत पुरानी बात हो गई, तो हम आपको इंदिरा गांधी के दौर में ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी का भी बरस हम 1970 में 1980 चुनते हैं।
1980 में प्रति तोला सोना 1,330 रुपए था, जो आज 80 रुपए है। और 12 लाख की कमाई जो अभी है, अगर आप उसको सोने के मूल्य के बराबर उस दौर में तुलना करेंगे, तब कमाई 7,21,80,45 रुपए होती। और इंदिरा गांधी के वक्त में जो पैसा कमा रहे थे, उसमें उनका कहना था कि 12 लाख में से 10 लाख उस दौर में टैक्स में चला जाता, यानी इस 12 लाख का मूल्य चूंकि उस वक्त 7,21,80,45 रुपए है, तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझिए कि जिसकी कमाई 7 करोड़ की है, उसमें 5-5.5 करोड़ रुपए वो टैक्स में इंदिरा गांधी को दे देता। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को भी लपेटे में लिया, यह कहकर लिया कि अगर आप 10, 12, 15 साल पहले की परिस्थिति को देखें तो उसमें आपका तकरीबन 2.5 लाख के लगभग टैक्स में चला जाता, ये 12 लाख जो आप कमा रहे होते। अब आप देखिए, इस 12 लाख की कीमत 2010 में मनमोहन सिंह के काल में, उस समय अगर इसकी कीमत होती तो यह 51,89,000 यानी 51,89,184 होती। अब कल्पना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का यह भाषण देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव में, वह भी आरके पुरम में, वोटरों के सामने दिया जा रहा है। और यह देश के प्रधानमंत्री बजट के 48 घंटे के बाद यह भाषण दे रहे हैं, जिसमें बजट को लेकर वो तारीफों के कसीदे गढ़ते चले गए। और इस परिस्थिति में इस देश की इकोनॉमी का बंटाधार कैसे किस रूप में हुआ, इसको एक क्षण के लिए अगर आप सिर्फ डॉलर से जोड़ दीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। क्योंकि इस देश में 2014 के मई के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे, उस दिन डॉलर की कीमत, प्रति डॉलर की कीमत 60 रुपए थी। आज यह 27 रुपए बढ़कर 87 रुपीस पर पहुंच गई है। यानी उस दौर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस दौर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस प्रति डॉलर 27 के मद्देनजर कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को, अगर उसी कालखंड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था उसके जरिए आप देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि भारत का बजट डगमगा जाएगा। क्योंकि यह 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ डॉलर और इस दौर में जो माल इंपोर्ट हम कर रहे हैं और उसके जरिए जो नुकसान भारत को हो रहा है, उसके जरिए हो रहा है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट में दूसरी तरफ सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उन्होंने उस हकीकत को जब लाके सामने यह कहकर रखा कि दरअसल आपकी मेक इन इंडिया फेल हो गई, सोच सही थी लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं कर पाए आप। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से चीनी माल से भारत पटा पड़ा है। न सिर्फ चीनी माल से भारत पटा पड़ा है, बल्कि चीनी की सामरिक ताकत हमारी सीमाओं पर दिखाई देती है और भारत कुछ कर नहीं पाता है। क्योंकि जिस दिन चीन के साथ दो दो हाथ की नौबत आ गई, इस देश के भीतर में एक कंगाली का माहौल आ जाएगा। क्योंकि आपकी अपनी इकोनॉमी हर तरीके से चीन की प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो गई है। और यह सच भी है, क्योंकि भारत का जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान चीनी माल को लेकर भारत को हो रहा है। भारत सबसे कम एक्सपोर्ट चीन करता है और चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत में करता है। मैसेज। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो बजट ना तो आरबीआई संभाल पा रहा है, ना शेयर बाजार संभाल पा रहा है, ना युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, ना इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र हो रहा है। हमें लगता है कि पहली बार पार्लियामेंट के भीतर हो सकता है बीजेपी के तमाम सांसद और नेता और खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे तो खुश होंगे कि उन्होंने एक मेक इन इंडिया का नारा दे दिया, जिस पर राहुल गांधी ने भी कहा यह बेहतरीन था। लेकिन सुन लीजिए, The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment.
And the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. So the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is, okay, what and how are we going to solve this problem of employment? आप कह सकते हैं सरकार ने रोजगार पर ध्यान कब दिया, महंगाई कम हो जाए इस पर ध्यान कब दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लगभग 2014 की तुलना में 11-12% नीचे आ गया, 13% तक नीचे आ गया, जिसका योगदान जीडीपी में, जो राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि तब लगभग 14-15% था, आज की तारीख में यह 2-3% पे आके अटक चुका है। यह मैसेज क्या वाकई भारत की डूबती इकोनॉमी या डुबाई जा रही इकोनॉमी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक समझ को कटघरे में खड़ा करता है? और शायद इसके ठीक समानांतर चुनावी जीत हर ताले की कुंजी हो गई है, और इसीलिए दिल्ली के वोटरों के सामने प्रधानमंत्री के तमाम उदाहरण जो बजट के जरिए निकल कर आए, उसका कोई असर कहीं बाजार में क्यों नहीं नजर आता है? इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अब इकोनॉमी संभल नहीं रही है, और इसका एक दूसरा चेहरा तो आपको 5 से 7 फरवरी 3 दिन के बाद ही, कहिए तो 2 दिन के बाद ही, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी, आरबीआई की बैठक होगी। आरबीआई को तय करना है कि बीते 4 साल से उसने कोई भी जो टैक्स, जो ईएमआई दी जा रही थी, वो लगातार बढ़ता चला गया, रेपो रेट कम नहीं किया। तो क्या इस बार टैक्स के साथ साथ रेपो रेट भी कम किया जाएगा, जिसका ऐलान 7 फरवरी को होना है? क्योंकि यही एक रास्ता बचता है, चाहे स्थिति जो भी होती चली जाए। ये होती जाए स्थिति के पीछे क्या सिर्फ यही मानसिकता है कि हमें चुनाव जीतना है? लेकिन इस चुनाव जीतने के तरीके की चोट जब पार्लियामेंट के भीतर हुई, उसके ठीक समानांतर यह भी समझना होगा, महंगाई का रूप, डॉलर के प्रति रुपए धीरे धीरे कमजोर होते चले जाना, इस देश के भीतर में किसका कितना रोजगार बढ़ा, किसका कितना पैसा बढ़ा, इसमें अगर बजट के अक्सतले देखिए तो ये 7 लाख तक की कमाई तो पिछली बार भी टैक्स फ्री थी, तो 7 से 12 लाख के बीच में अगर आप इस पे ध्यान दीजिए तो 8 लाख वाले को 30,000 रुपए का फायदा, 9 लाख वाले को 40,000 रुपए का फायदा, 10 लाख वाले को 50,000 रुपए का फायदा, 11 लाख वाले को 65,000 रुपए का फायदा, 12 लाख वाले को 80,000 रुपए का फायदा, जो पुराने टर्म कंडीशन में चीजें चली आ रही थी। पेंशनधारियों को लाभ तो जरूर होगा, क्योंकि उनकी अपनी पेंशन जो होती है 50, 60, 70, 80 तक जाती है, लेकिन इस दौर में जो क्या वाकई 7 लाख पा रहे थे, उनकी रकम क्या इस दौर में बढ़ गई? क्योंकि वह भी एक एनालिसिस है कि बड़ी तादाद में जो कम आय जिनकी थी, उनकी नौकरियां इस दौर में चली गई। नोटबंदी के बाद से स्थिति विकृत हो गई, और जो शेयर बाजार में, खुले बाजार में बिजनेस करते हुए पैसा लगा रहे थे, उन्होंने जब हाल देखा कि एफआईआईज पैसा लगा रहे हैं और घरेलू निवेशक पैसा जो लगाते हैं वो सारी के सारी एलआईसी का पैसा हो, एसबीआई का पैसा हो, यानी पीएसयूज अपने तौर पर सरकार को जागृत करने के लिए, और दूसरी तरफ आरबीआई की भूमिका भी शायद नोट छापकर स्थितियों को अनुकूल करने की है। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने भी तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में लगाए, लेकिन 1 दिन 2 दिन कितने दिन असर करेगा? बैंकों के सामने पहली बार लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। आरबीआई खुले तौर पर मान रहा है, लेकिन सरकार डिविडेंड खुलकर लेगी, पीएसयू से भी और आरबीआई से भी, लेकिन उसकी एवज में उनको क्या दिया जाएगा, उसके हाथ खाली हैं। इससे पहले के बजट में जितना पैसा जिन जिन योजनाओं के तहत दिया गया, वो पैसा उन योजनाओं में खर्च क्यों नहीं हुआ? यहां तक कि प्रधानमंत्री के नाम पर इंटर्नशिप का जो पैसा था, उसका भी लगभग जो खर्च हुआ वो सिर्फ 5% है। तो पैसा नहीं है क्या? यकीनी तौर पर यह सवाल भी है, और शायद यही जवाब भी है। तो क्या इकोनॉमी संभालते संभालते परिस्थितियां हाथ से निकलती चली जा रही है, और सिर्फ
इलेक्शन की जीत मायने रखती है, वो किसी भी हाल में जीतना है। हमें लगता है उस पे आने से पहले कुछ चीजें और समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में तमाम कंपनियों से जुड़े हुए चाहे फंड मैनेजर्स हो, जिस भी तरीके से हो, इस दौर में एजेंसीज ने जिस तरीके से अपनी मुट्ठी को कसा है, सरकार खुश हो जाती है। देखिए, पेनल्टीज के जरिए हम वसूल कर रहे हैं, यानी रिटर्न भरने में जिसका निल भी हो, लेकिन अगर वह उस दौर में नहीं भर पाया फॉर्म या नहीं बता पाया, उस पर भी पेनल्टी 50 से 70 हजार की। शेयर ब्रोकर्स कह रहे हैं कोई विदेश से डील हमने नहीं की, लेकिन अगर हमने एक क्वार्टर में नहीं बताया, उस पर भी पेनल्टी। यानी कॉम्प्लायंसेस को लेकर बिजनेसमैन अब हाफ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि परिस्थिति किस रूप में सरकार के हाथ से निकल गई, और सरकार से अगर आप कोई जवाब चाहते हैं तो आरटीआई से जवाब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर रखी हैं किसी भी मामले को लेकर, वो शेयर बाजार हो या इस देश की डूबती इकोनॉमी को लेकर सवाल हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला उस रूप में पहुंचता नहीं है, पहुंचता है तो खारिज हो जाता है, कोई मैटर चीजें करती नहीं है। इसीलिए आज भी सेंसेक्स जब बजट के बाद पहली बार खुला तो 319 पॉइंट सेंसेक्स नीचे था, निफ्टी 121 पॉइंट नीचे थी। विदेशी निवेशकों ने 1327 करोड़ रुपए निकाल लिए। क्यों? और फर्क क्यों नहीं? फर्क इसलिए नहीं क्योंकि हम चुनाव जीतना जानते हैं, और चुनाव जीतने का मतलब क्या होता है, आज इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले जो 70-80 लाख वोट बढ़ गए, और उन्हीं जगहों पर बढ़े जिन जगहों पर बीजेपी को जीत मिली, और इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन भी देने की परिस्थिति में नहीं है, तो अगला सवाल यह भी आया कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है और चीफ जस्टिस को उनसे अलग क्यों किया गया। यह बात आते आते यहां तक चली गई कि अगली मीटिंग में राहुल गांधी, इस देश के जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति में वो उस मीटिंग में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 का रेशियो शुरू से तय है। चीफ जस्टिस को आपने बाहर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री यानी अमित शाह ये दोनों तय करेंगे। तीसरे मेंबर के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी मौजूदगी होगी। 2-1 का मामला हमेशा आएगा, जो सत्ता तय करेगी वही व्यक्ति चुनाव आयुक्त होगा। चुनाव आयुक्त का पूरा कार्यक्रम सत्ता को जिताने वाला होगा। तो फिर राहुल गांधी उस मीटिंग में जाकर क्या करेंगे, ये राहुल गांधी आज खुद ही बोलने लग गए। The election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. तो जब लोकतंत्र चुनाव की जीत से जुड़ चुका है, तो फिर इकोनॉमी लोकतंत्र से कैसे जुड़ेगी? संविधान हाथ में लेकर अगर यह कहा जाए कि सबके बराबर हक हैं, तो उन बराबर हक के मद्देनजर चुनाव जीतने में वोट सब देते हैं, यही तो मैटर करता है। लेकिन वोट की प्रक्रिया भी अगर इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले चुका है, तो फिर कौन क्या कैसे करेगा, यह शायद एक सवाल है। और इस सवाल में आखिर में एक जवाब जरूर सुनना चाहिए आपको, क्योंकि इस दौर में एक तरफ इलेक्शन कमीशन की भूमिका, सरकार की अपनी भूमिका, और जो एजेंसीज हैं, प्रीमियर जांच एजेंसी, मसलन ईडी का नाम आप लीजिए। ईडी का नाम इसलिए आज फिर से लेना पड़ रहा है क्योंकि पिछले शुक्रवार को अंधेरी में रहते थे दिनेश नंदवाना। ये 62 साल के थे और चेयरमैन हुआ करते थे इमिरेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी फर्म विक्रांगी के। इनके यहां ईडी का छापा पड़ा और इनका निधन हो गया। ईडी ने कहा दरअसल उनकी तबीयत अपने तौर पर बिगड़ गई थी, पुराने कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन उनके घर वालों ने कहा जी नहीं। यह छापा क्यों पड़ा, जबकि ईडी की जो अपने तौर पर इस देश के भीतर में जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा है। तो क्या वाकई ईडी की बड़ी भूमिका इस देश के भीतर उस इकोनॉमी को संभालने वाले तबके के ऊपर सत्ता द्वारा जो एक
डर और भय इन एजेंसियों के जरिए चलता है, वो चलता रहेगा तो ऐसी परिस्थिति तो कमोवेश हर दायरे में है। और हर दायरे के बीच चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री के कथन और चुनाव से ऐन पहले बजट के ऐलान में जिन बातों का जिक्र, उससे हटकर इस देश के तमाम संस्थानों की भूमिका बची क्या है, शायद ये अपने आप में भी एक सबसे बड़ा सवाल तो है। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन? चुनाव आपके हाथ में रहा नहीं, इकोनॉमी आपसे चलती नहीं। इस देश के भीतर लोकतंत्र के तमाम पहरुए या कहें तमाम पिलर्स एक पिलर में ही समा गए कि उसको उन्हें थामे रहना है। तो फिर यह रास्ता जाता किधर है? और यह रास्ता अगर चुनावी शक्ल में जीत हार भी तय नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है क्या? शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा, अगर नेहरू के वक्त में जिनकी कमाई 12 लाख रुपए होती सालाना और हमारी टीम ने जोड़ते जोड़ते निकाला उस वक्त 12 लाख का मतलब तो 86.48 करोड़ था, 86 करोड़ 48 लाख। और नेहरू के समय में $1 की कीमत 5 रुपए थी। बड़ा मुश्किल है इस दौर में चीजों को संभाल पाना, क्योंकि इस परिस्थिति में आप किसी का भी नाम लेते हैं लेकिन उस नाम के आश्रय चलते नहीं हैं। उस नाम के दायरे में महात्मा गांधी होंगे, बाबा साहब अंबेडकर होंगे। इस दौर में जो भी नाम जिस रूप में भी लिया जाता है, उसकी धज्जियां उन्हीं के जरिए कैसे उड़ा दी जाती है, सब कुछ आंखों के सामने रेंग रहा है। लेकिन यह देश सिर्फ सुन रहा है और कहने वाला सिर्फ कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।